नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट अब आपका 5 जुलाई को होगा, ऐसा अब कहा जा रहा है। इसमें 90% तो ये हो ही गया है कि वही सीटेट होगा, क्योंकि हम कब तक कोरोना वायरस से छिपकर घर पर बैठे रहेंगे। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डाउन आ गई है, इसलिए सरकार को सब कुछ खोलना पड़ रहा है। तो सीटेट की तैयारी हम करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये कक्षा 7th की हिस्ट्री का 9th लेसन है, ये करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इतना मैं बताती हूँ कि आप सीटेट का कोई भी पीछे का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और एक बार आप वीडियो देखिए और फिर उस क्वेश्चन पेपर को देखिए। यदि आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ, बिल्कुल जो करवाया गया है उसी में से पूछा गया है, तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं सीटेट के, और मैंने उनमें देखा कि जो हम वीडियो में डेली करते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप इनको बार बार सुनते रहोगे तो भी आप सीटेट कवर कर दोगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें एक पॉइंट है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। ठीक है, कौन सी भाषा? चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम का चेर प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग, जो कि आज क्या है, केरल का हिस्सा है। और पहले क्या था, महोदयपुरम का चेर प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम का भाग था, जो आज केरल है। पहले उसको क्या कहा जाता था? महोदयपुरम का चेर प्रायद्वीप। ठीक है, और इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में। और इस इलाके की भाषा क्या थी? मलयालम भाषा थी इस इलाके की। ठीक है, जिसका पता हमें प्रयुक्त अभिलेखों से पता चलता है। कहाँ से चलता है? अभिलेखों से पता चलता है। और सबसे पहले है ना, सरकारी अभिलेखों में ये भाषा प्रयोग की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले ये भाषा प्रयोग की गई थी। ठीक है, फिर ये जो है ना, सभी भाषाएं हैं जो संस्कृत की ऋणी है। ऋणी क्या होती हैं? यानी कि ये संस्कृत की आभारी हैं। ये क्यों है? क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए बोला जाता है। संस्कृत में बोला जाता है ना कि संस्कृत अन्य भाषा नाम परमातामही अस्ति, यानी कि परमाता क्या होती है? परदादी। ठीक है, यानी कि संस्कृत तो सभी भाषाओं की परदादी है। ठीक है, परमातामही परदादी है, ऐसा बोला जाता है। और 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है इन्हीं का, यानी कि मलयालम भाषा का है, लीला तिलकम। कौन सा ग्रंथ है? लीला तिलकम, जो कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। यानी कि जिसमें क्या है? व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है जिसमें। ठीक है, और ये किस में लिखा गया है? ये मणिप्रवालम शैली में ही लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया है? मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। और लीला तिलकम का अर्थ क्या होता है? लीला तिलकम का अर्थ होता है कि हीरा और मूंगा। क्या अर्थ होता है? हीरा और मूंगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो लीला तिलकम का क्या अर्थ होता है? तो लीला तिलकम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ठीक है, और इसमें संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी मिलता है। ठीक है, कौन सी भाषा का? क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है? क्षेत्रीय भाषा वह होती है जो कि वहां के एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, फिर अब हम करेंगे जगन्नाथी संप्रदाय के विषय में। किसके विषय में?
जगन्नाथी संप्रदाय के विषय में। देखो अब तक हमने क्या किया है, चेर और मलयालम भाषा का विकास, यानी कि इनका विकास के विषय में हमने पढ़ा है कि वही कहाँ से हुआ, संस्कृत भाषा से हुआ। और इसी का जो मुख्य जो एक ग्रंथ है वो है लीला तिलकम, जो कि व्याकरणिक और काव्य शास्त्र का विषयक है, यानी कि जिसमें व्याकरण और काव्य शास्त्र का विशेष रूप से ज्ञान है। और मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और मणि प्रवालम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि हीरा और मूंगा। ठीक है। और जगन्नाथी संप्रदाय है ना, इसका यानी कि जगन्नाथ, जगत प्लस में नाथ, इसकी संधि हो गई। ठीक है। जगत मीन्स होता है संसार, और नाथ होता है यानी कि एक होता है भगवान। जैसे कि अनाथ और नाथ, यानी कि अनाथ कौन होता है, जिसका पिता मर गया हो, उस बच्चे को बोलते हैं अनाथ। ठीक है। तो नाथ क्या होता है, यानी कि एक होता है कि भाई किसी का फादर की डेथ हो गई तो उसको बोलते हैं ये अनाथ बच्चा है, यानी कि उसका जो करता धरता है, उसका जो जीवन संरक्षक है, उसको भगवान ने उठा लिया, तो अब ये अनाथ हो गया। तो ये क्या है, नाथ, यानी कि ये भगवान है। नाथ मतलब तो जगत नाथ, यानी कि भगवान क्या माना गया, इसको दुनिया का मालिक माना गया। ठीक है। जगन्नाथ का अर्थ हुआ ये। और ये है ना विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है। किसका है, विष्णु का पर्यायवाची। और जो जगन्नाथ है ना, इसकी वहां के स्थानीय लोगों ने एक काष्ठ प्रतिमा बनाई। क्या बनाई, काष्ठ प्रतिमा। काष्ठ क्या होता है, लकड़ी। ठीक है। लकड़ी की प्रतिमा, मूर्ति। ठीक है। क्या बनवाई वहां के स्थानीय लोगों ने, काष्ठ प्रतिमा बनवाई। और इस काष्ठ प्रतिमा के बनवाने से ही क्या पता चलता है कि ये है ना एक लोगों का इसके अंदर बहुत ही विश्वास था, इस बात का पता चलता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया ना, इस जगन्नाथ की मूर्ति ने भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया, भगवान विष्णु का ये क्या मान लिया गया, अवतार मान लिया गया। ठीक है। और 12वीं शताब्दी में ना गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन हुए हैं। कौन हुए हैं, अनंत वर्मन। कब हुए हैं, 12वीं शताब्दी में, और गंग वंश के। ठीक है। बातें क्या याद रखने की होती है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि 12वीं शताब्दी के अनंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन कौन से वंश के थे। ठीक है। तो आपको वंश दे दिए जाएंगे 4, और उनमें से आपको एक गंग वंश भी मिलेगा। तो हमें किसको निशान लगाना है, गंग वंश को। ठीक है। बस ऐसे ही पूछे जाते हैं सीटेट में क्वेश्चन, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते सीटेट के। ठीक है। तो कौन से वंश के थे, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यह निश्चय किया कि यह पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। देखो अब शब्द आया है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुष प्लस में उत्तम, यानी कि पुरुषों में है जो उत्तम, इसका यह विग्रह हो गया। ठीक है। जैसे आपकी दूसरा सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत है तो उसमें भी ये काम आएंगे। जैसे पुरुषोत्तम शब्द दे दिया जाएगा तो उसमें पूछ लिया जाएगा इसका विग्रह क्या आएगा, पुरुष प्लस में उत्तम, यानी कि पुरुषों में है जो उत्तम। तो उसका आना, इसने मंदिर बनवाने का निश्चय किया। फिर उसके बाद है ना 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय हुए। कौन हुए, राजा अनंग भीम तृतीय। और इन्होंने अपना राज्य है ना पुरुषोत्तम जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि अपना राज्य इन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। और स्वयं को इसका प्रतियुक्त घोषित कर दिया। प्रतियुक्त यानी कि भगवान का सेवक घोषित कर दिया अपने आप को। और राज्य भगवान के चरणों में रख दिया कि हे भगवान, ये राज्य आपका ही है, आप ही संभालो इसको। ठीक है। और मैं तो क्या हूँ, आपका एक सेवक हूँ। ठीक है। ऐसा इन्होंने किया। किसने किया ये किया 1230 ईस्वी में अनंग भीम तृतीय ने। ठीक है। और फिर देखो, जिसने भी उड़ीसा को जीता, किसको जीता, उड़ीसा को, और
इसका प्रतियुक्त यानी कि उन्हीं ने क्या सोचा कि भाई यदि हम लोगों के भगवान को मान लेंगे, जिसने उड़ीसा को जीता उसी जीतने वाले ने सोचा यदि हम लोगों के भगवान को मान लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये है ना हमारे भगवान को मानता है तो ये अच्छा है। तो इस प्रकार से यानी उड़ीसा को जीतने वाले लोगों ने यानी कि जिसने भी उड़ीसा को जीता उन्होंने उनके भगवान को स्वीकार करके जनता के विश्वास को अपने हाथों में ले लिया। यानी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई हम आपके मंदिर तोड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने क्या किया, उनके भगवान को आदर दिया, जिससे कि लोगों को विश्वास हो गया कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपके भगवान को मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उनमें कौन कौन थे? उनमें थे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट कंपनी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने भी यह बात महसूस की कि यदि यहाँ के भगवान को नहीं माना गया तो लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने इनके भगवान को मानकर वहां पर क्या किया, अपना शासन स्थापित कर लिया। किस किस ने? मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, फिर आता है राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। ठीक, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग आधुनिक राजस्थान को राजपुताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपुताना, ऐसे बोलते थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग आधुनिक राजस्थान को राजपुताना बोलते थे। ठीक है, राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। किसने की थी? राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। ठीक है, पृथ्वीराज भी एक राजपुताना था। कौन था? पृथ्वीराज भी क्या था? एक राजपुताना था। और राजपूतों के जो काव्य एवं गीत हैं वो 4 बाटों के द्वारा गाए जाते थे। किसके द्वारा गाए जाते थे? 4 बाटों के द्वारा। फिर आता कथक नृत्य। यह कथा शब्द से निकला है और उत्तर भारत के मंदिरों में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी सुनाने वालों की एक जाति है कथक नृत्य। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट शैली का रूप धारण करने लगा। देखो कथक वो होता है ना, बहुत ही सभ्य डांस होता है कथक। ठीक है, और राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान होती है कहानियां, यानी कि राधा कृष्ण की जो पुरानी कहानियां हैं जिनको क्या कहा जाता था? रास लीला। ठीक है, कथक शब्द कहानी शब्द से निकला है, यानी कि कथा शब्द से निकला है। फिर आगे चलकर यह नृत्य 2 भागों यानी कि 2 भागों या परंपराओं में विभाजित हुआ। एक राजस्थान यानी कि जयपुरी और दूसरा लखनऊ, यानी कि 2 जगह पर कथक नृत्य लोकप्रिय है, जयपुर राजस्थान और लखनऊ। ठीक है, फिर अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा। कब उभरा? देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह, और उनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। और 1875 के दौरान यह नृत्य शैली पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। यानी कि कहाँ पर फैल गया फिर ये 1875 के दौरान? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सब के इलाकों में फैल गया। 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने इसको नापसंद किया, यानी कि ये बोलते ना, वे उसको पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे। ठीक है, कथक नृत्य को। ठीक है, और फिर 20वीं शताब्दियों में यानी कि उन्होंने इसको पसंद नहीं किया 19वीं और 20वीं शताब्दी में। और फिर भी यह जीवित रहा। कैसे जीवित रहा? ये गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। अब क्वेश्चन ये आता है, ये गणिकाएं क्या होती है? गणिकाएं वो होती है, देखो आपने फिल्मों में देखा हो, राजा शराब पी रहा है और 2-4 जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो डांस कर रही हैं, यानी कि जो डांस करती थी ना उनको गणिकाएं बोलते थे संस्कृत में। ठीक है, इन्होंने इसको
जीवित रखा, क्योंकि ये इसको करती रही, इन्होंने इसको छोड़ा नहीं कथक डांस को। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई, यानी कि फिर तो ये क्या हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया। शास्त्रीय मतलब होता है बिल्कुल अच्छी विधि विधान के द्वारा किया हुआ, ठीक है, यानी कि फिर तो इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप की मान्यता मिल गई। अब कुछ डांस है उनके विषय में हम देख लेते हैं। देखो, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली केरल, क से कथकली, क से केरल, ठीक है। ओडिसी, ये तो समझ में ही आ गया, उड़ीसा। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। देखो भाई, ये तो नाम से याद हो जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर। देखो ये मिलान करने में आते हैं, एक बार और कर लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर मणिपुरी, ठीक है। और एक शब्द आया था ना, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वह होता है जो निर्धारित नियमों के तहत प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई बज गया डीजे में गाना देले गेड़ा और ऐसे ही डांस करने लग गए, या फिर कौन सा ही गजबन पानी ने चाली वो बजने लग गया और फिर ऐसे ही हाथ मारने लगे, ऐसे नहीं। इनके कुछ नियम होते हैं, यानी कि तय नियम होते हैं और उन्हीं के आधार पर स्टेप टू स्टेप उठते हैं, ठीक है। तभी तो सभी को ये डांस नहीं आते, कुछ ही खास लोगों को ये डांस आते हैं और खास ही अवसरों पर ये प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बहुत ही सभ्य डांस माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको दबाना चाहा था, लेकिन जो गणिकाएं हैं उन्होंने इसको जीवित रखा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना। हाँ, एक बात मैं आपको बोलती हूँ कि आप को पसंद आए या ना आए, लेकिन आप वीडियो को सुनते रहिए, क्योंकि सीटेट में सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा। और ये बात मैंने कल भी देखा एक क्वेश्चन पेपर, उसमें से लगभग इतने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि मैं खुद ही हैरान हूँ कि भाई बहुत ही इजी वे से आता है सीटेट। तो आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, जीके में भी, एचटेट में भी और सीटेट में भी। एसएसटी के तीनों पोर्शन को ये वीडियो कवर करता जा रहा है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।